नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेना की वर्दी पर निर्दोष लोगों के खून की। नागालैंड में जो आम नागरिक सेना की गोली से मारे गए थे, आज नागालैंड से लेकर दिल्ली तक, सड़क से लेकर पार्लियामेंट तक सिर्फ इसी की चर्चा हुई। सेना ने खेद व्यक्त किया, गलती मानी, सरकार ने दुख जताया, जांच के आदेश दिए। जो निर्दोष गांव वाले सेना के जवानों की गोली से मारे गए, उनके परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर सेना से यह गलती हुई कैसे? जो जवान देश की रक्षा करते हैं, जो बहादुर फौजी आम लोगों की हिफाजत करते हैं, उन जवानों ने निर्दोषों का, बेकसूर लोगों का खून क्यों बहाया? उन पर गोली क्यों चलाई? यह सवाल सबके मन में है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सेना की तरफ से हुई फायरिंग में 14 बेकसूर लोगों की मौत एक गलती थी या फिर साजिश। साजिश सेना ने की या फिर सेना साजिश का शिकार हो गई? अगर सेना साजिश का शिकार हुई तो साजिश किसने रची? आज मैं आपको यह सब बताऊंगा। लेकिन पहले यह बता दूं कि नागालैंड में इस दुखद घटना के बाद आज क्या क्या हुआ और दिल्ली में लाशों पर कैसे सियासत हुई। आज सरकार ने माना, नागालैंड में शनिवार को सेना की फायरिंग में जिन लोगों की मौत हुई वो निर्दोष गांव वाले थे। कोयले की खदान में काम करने वाले मजदूर थे, लेकिन गलत पहचान की वजह से, मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से सेना के जवानों ने फायरिंग की। आर्मी ने एक गाड़ी में आ रहे गांव वालों को उग्रवादी संगठन से जुड़ा विद्रोही समझ लिया और गोली चला दी। इस घटना के बाद से नागालैंड में जबरदस्त टेंशन है। दफा 144 लागू की गई है। लोग नाराज हैं, सेना के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन तमाम विरोध के बाद भी आज नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो उन लोगों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे जहां एक साथ 14 कॉफिन रखे थे, जहां लोगों की आंखों में आंसू थे। लाइन से 14 लाशें और चारों तरफ गांव के गमगीन सैकड़ों लोग। जब चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो वहां पहुंचे तो लोगों ने उनका विरोध किया, नाराजगी जताई। असल में नागालैंड में एनडीपीपी यानी नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की सरकार है। एनडीपीपी एनडीए में शामिल है। लोगों का कहना है कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के जरिए सुरक्षा बलों को असीमित अधिकार हैं, अनलिमिटेड पावर्स हैं। सेना की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जवाबदेही नहीं है। सेना के खिलाफ कानून एक्शन नहीं होता, इसलिए सेना मनमानी करती है। इसलिए घटना के बहाने अब नॉर्थ ईस्ट से आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटाने की मांग शुरू हो गई है। आज नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो ने भी कहा कि अफवाह को हटाना चाहिए। अगर अफवाह नहीं हटा तो इससे की घटनाएं भविष्य में और हो सकती हैं। हम मिनिस्टर से बात किया, वो उन लोग का बहुत सीरियस से ले रहा है। उन लोग को एक केस का 11 लाख दिया और भी 5 लाख दिया और इंजर्स को 50,000 दिया। एसपीए तो ये जो हम लोग भी हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछता है ये कि ये रिमूव करो, इसलिए हम हिंदुस्तान है बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड एंड दिस इज अ ड्रैकोनियन लॉ, so it should be removed from our country. There can be many laws which can handle, but this is blackened the image of our country. लोगों की नाराजगी जायज है क्योंकि आर्मी की तरफ से हुई फायरिंग में मारे गए सभी लोग मासूम थे, निर्दोष थे, उनकी कोई गलती नहीं थी। इसीलिए इस मुद्दे पर सरकार भी नागालैंड के लोगों के साथ खड़ी है। सेना ने भी माना कि गलती तो हुई है, लेकिन गलती जानबूझकर नहीं हुई। अब इस बात की जांच की जा रही है कि आखिर सेना ने गोली क्यों चलाई, किसके आदेश पर चलाई, एम्बुश लगाने से पहले लोकल पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाई है। मेजर जनरल रैंक का अफसर इसकी जांच करेगा। हालांकि जांच से पहले ही सेना ने और सरकार दोनों ने मान लिया कि गलती हुई है और बड़ी गलती हुई है। अब जांच तो सिर्फ इस बात की करनी है कि गलती किसकी है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। आज पार्लियामेंट में
होम मिनिस्टर अमित शाह ने इस घटना पर सुओ मोटो स्टेटमेंट दिया। अमित शाह ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पूरी डिटेल बताई। अमित शाह ने बताया कि सेना के टकराव में कुल 14 गांव वालों की मौत हुई है, जबकि सेना का एक जवान भी शहीद हुआ है। अमित शाह ने पार्लियामेंट को बताया कि शनिवार की दोपहर करीब 3:30 बजे इंडियन आर्मी की एलीट फोर्स 21st पैरा स्पेशल फोर्स को प्रतिबंधित संगठन NSCN-K के उग्रवादियों के मूवमेंट की खुफिया जानकारी मिली थी। इसके आधार पर नागालैंड के मोन जिले में आर्मी ने एम्बुश लगाया। एक पिकअप वैन आती हुई दिखाई दी, उसे रुकने का इशारा किया गया। जब गाड़ी नहीं रुकी तो जवानों ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद हुई अलग अलग 2 घटनाओं में 8 लोगों की और मौत हुई। नागालैंड पुलिस ने सुओ मोटो एक्शन लेते हुए 21st पैरा स्पेशल फोर्स के खिलाफ FIR दर्ज की है। FIR IPC के धारा 302 और 307 के तहत दर्ज की गई है, यानी फौज के जवानों पर मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चलेगा। नागालैंड पुलिस ने जो केस दर्ज किया है उसमें कहा गया कि पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडोज ने बिना किसी प्रोवोकेशन के, यानी बिना किसी के उकसाए मजदूरों से भरी गाड़ी पर फायरिंग की। जिस तरह से घटना हुई उस वक्त आर्मी के कमांडोज के साथ पुलिस का कोई गाइड नहीं था। इसका मतलब यह हुआ कि आर्मी के जवान फायरिंग और मर्डर के इरादे से ही वहां गए थे। हालांकि आर्मी की 3rd कोर हेडक्वार्टर की तरफ से इस घटना को लेकर एक बयान जारी किया गया है, जिसमें फायरिंग को लेकर दुख और अफसोस जताया गया है। आर्मी ने खुद भी इस घटना की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। अभी स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बनी हुई है। ताजिद पुलिस थाने में घटना के बारे में प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस मामले को राज्य अपराध पुलिस स्टेशन को जांच के लिए सौंप दिया गया है। इस संदर्भ में एक विशेष जांच टीम SIT का गठन किया गया है, जिसे 1 माह के अंदर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। सेना की 3 कोर मुख्यालय द्वारा एक प्रेस वक्तव्य जारी किया गया है, जिसमें निर्दोष नागरिकों की दुखद मृत्यु के घटनाक्रम पर अत्यधिक दुख सेना द्वारा व्यक्त किया गया है। सेना द्वारा इन दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारणों की जांच उच्चतम स्तर पर की जा रही है और कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही की जाएगी। यह निर्णय लिया गया है कि सभी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाते समय भविष्य में ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति न हो। सरकार स्थिति पर सूक्ष्मता से नजर रख रही है। भारत सरकार नागालैंड में हुए इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर अत्यंत खेद व्यक्त करती है और मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। सुरक्षा बलों ने अपनी गलती तो मानी है, सरकार ने भी घटना पर खेद जताया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर आर्मी की एलीट फोर्स से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। और यह सवाल सबके मन में है और मेरे मन में भी यह सवाल था। इसलिए मैंने कई एक्सपर्ट से बात की, जो लोग नॉर्थ ईस्ट की ट्राइब्स के बारे में, वहां की सेना के ऑपरेशंस के बारे में, वहां के उग्रवादी संगठनों के बारे में गहरी जानकारी रखते हैं। उनसे मैंने इस घटना के बारे में डिटेल में बात की, कई सवाल पूछे। जो पता चला वो चौंकाने वाला है। जानकारों का कहना है कि असल में सेना खुद साजिश का शिकार हो गई। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सी ट्राइब्स ऐसी हैं जो देशभक्त हैं, जो आर्मी के साथ हैं। उन ट्राइब्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच दरार पैदा करने के लिए यह साजिश रची गई। रिटायर्ड कर्नल DPK पिल्लई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में चल रही इमरजेंसी पर नजर रखते हैं, शौर्य चक्र से सम्मानित हैं। उन्होंने बताया कि नागालैंड में सेना की फायरिंग में जिन लोगों की मौत हुई है वो कोन्याक जनजाति के हैं। कोन्याक ट्राइब्स उग्रवादी संगठनों के खिलाफ है। DPK पिल्ले ने यह बताया कि इस बार आर्मी को उसके इन्फॉर्मर ने धोखा दिया। ऐसा करके किसी ने नागालैंड की कोन्याक जनजाति और इंडियन आर्मी के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की है। दरअसल नागालैंड की कोन्याक जनजाति को कट्टर देशभक्त माना जाता है।
इस जनजाति के लोग हमेशा भारत के साथ और भारत की सेना के साथ बहादुरी से खड़े रहते हैं। और यह बात अलग नागालैंड की लड़ाई लड़ रहे NSCN-K यानी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग गुट को पसंद नहीं आती। NSCN-K का मकसद नागालैंड और म्यांमार में रहने वाले क्रिश्चियन लोगों को मिलाकर अलग नागालैंड बनाना है। सरकार ने NSCN पर बैन लगाया हुआ है और नागालैंड में कोन्याक जनजाति के लोग सरकार और सेना को सपोर्ट करते हैं। तो यह बात कोई छुपी हुई नहीं है। NSCN हमेशा से कोशिश करता रहा किसी तरह से कोन्याक जनजाति और सरकार के बीच अविश्वास पैदा हो, मिसट्रस्ट बढ़े, और कल जो हुआ वो इसी प्लान का हिस्सा हो सकता है। हालांकि सवाल यह भी है कि कोन्याक जनजाति का आर्मी के साथ ठीक रिलेशन है, तो फिर आर्मी ने जब नाके पर रुकने का इशारा किया तो गांव के लोगों ने गाड़ी रोकी क्यों नहीं, गाड़ी की स्पीड क्यों बढ़ा दी? कुछ एक्सपर्ट ने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से माइनिंग पर रोक है। ये मजदूर माइंस में काम करते हैं, उनके पास माइन में काम आने वाली चीजें थी। उन्होंने सोचा चेकिंग के लिए पुलिस रोक रही है, और चूंकि मजदूर माइंस से आ रहे हैं इसलिए वो डर गए। उन्होंने गाड़ी रोकने के बजाय स्पीड बढ़ा दी। नतीजा ये हुआ कि सेना को और शक हुआ और उसने फायरिंग कर दी। एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पछतावे लायक घटना है जो होना नहीं चाहिए था, मगर हमें मालूम होना चाहिए जो सिचुएशन पे स्पेशल फोर्सेस को लाया जाता है वो मींस नॉर्मल ऑपरेशन के लिए नहीं लाया जाता। ये हार्डकोर इंटेलिजेंस के बेसिस पे ही स्पेशल फोर्सेस, वही स्पेशल फोर्सेस है जिसने ट्रांस बॉर्डर रेड किया था म्यांमार में, और हम जानते हैं उरी के बाद में भी जो हुआ था ऑपरेशन, ये स्पेशल फोर्सेस को इस्तेमाल करते हैं। तो अभी आप शायद इसका रियल पिक्चर हमें मालूम नहीं, मगर आपको याद होगा जब कर्नल बिप्लब त्रिपाठी का जो इंसिडेंट हुआ था उस समय एक काफ़ी वायरल हुआ था, एक जिसका एक सोल्जर था जो ये इस ट्राइब से हैं, कोन्याक ट्राइब से, और उनके फादर ने एक बहुत तगड़ा स्पीच दिया था और वो काफ़ी वायरल हुआ था। उसमें बताया था कि मैं आई वांट टू गिव माय सन्स टू द आर्मी वगैरह, जो एक बहुत ही अच्छा वायरल। ये जो कोन्याक नागाज हैं ये NSCN के साथ मिले हुए नहीं थे, हमेशा ये इनके टैक्सेशन पॉलिसी के खिलाफ, और ये काफ़ी पैट्रियोटिक ट्राइब था। ये कर्नल DPK पिल्लई जिस वीडियो की बात कर रहे हैं वो वीडियो भी मेरे पास में है। असल में पिछले महीने जब उग्रवादियों ने मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हमला किया था, जिसमें कर्नल बिप्लब त्रिपाठी, उनकी वाइफ और बेटे समेत 5 लोग शहीद हुए थे, उन शहीदों में कोन्याक जनजाति का एक जवान भी था। इस जवान के अंतिम संस्कार से पहले उसके पिता ने अपने बहादुर बेटे की शहादत पर आंसू नहीं बहाए थे। तिरंगे में लिपटे बेटे के पार्थिव शरीर के पास खड़े होकर इस पिता ने उग्रवादी संगठनों को चैलेंज किया था। कहा था कि उनका एक बेटा देश पर शहीद हो गया, लेकिन वो अपने दूसरे बेटे को भी देश की सेवा में भेजने को तैयार है। ये वीडियो वायरल हुआ था, पूरे देश में लोगों ने इसे देखा और इस बहादुर पिता को सलाम किया था। कर्नल पिल्लई इसी वीडियो का जिक्र कर रहे थे। इंडिया के ताकत होबले हिम्मत होबले मैं जूता मानू पोथाई से। मेरे 2 बेटे थे, मैंने अपना एक बेटा देश पर बलिदान कर दिया। अब मैं अपने दूसरे बेटे को भी देश की सेवा में भेजूंगा। मैं अपने बेटे को इस तरह तैयार कर रहा हूं कि वो भी देश की सेवा करे और भारत को महान बनाए। मैंने अपने दोनों बेटों को देश की सेवा करने के लिए तैयार किया था। आज एक बेटा देश पर कुर्बान हो गया। मेरे पास एक और बेटा है। कोन्याक लोगों को इसी तरह देश की सेवा करनी चाहिए। मेरे बेटे ने देश के लिए अपना खून दिया है और मैं सभी से कहूंगा कि वो हर वक्त देश के साथ खड़े रहें, देश के काम आए, देश को बचाने का काम करें। इस सेंटिमेंट को, इस भावना को समझने की जरूरत है। ये पिता अपने एक बेटे का अंतिम संस्कार कर रहा था और उसी जगह से दूसरे बेटे को सेना में भेजने की बात कर रहा था। पूरी कोन्याक जनजाति से देश के लिए काम करने की अपील कर रहा था। देश के लिए मर मिटने का कोन्याक जनजाति का यही जज्बा अलग नागालैंड के लड़ रहे NSCN को पसंद नहीं आता।
कर्नल डीपी के पिल्लई ने कहा कि हो सकता है कि एनएससीएन ने आर्मी के इन्फॉर्मर को खरीद लिया हो, उसके जरिए गलत खबर प्लांट करवाई हो, जिससे कोन्याक जनजाति के लोग मारे जाएं और उनके भीतर फौज के खिलाफ गुस्सा और नाराजगी पैदा हो। इन्फॉर्मर ने जो दिया है, जो पहले इंफॉर्मेशन दिया था, और शायद इसका क्रेडिबिलिटी के कारण ही हमें बताया गया था कि ये ऐसे ऐसे मूवमेंट होने वाला है, और उन्होंने ये जानबूझ के जो पीस, हमारा जो रिलेशनशिप है आर्मी और नागास के साथ में, उसको डिस्टर्ब करने के लिए ये प्लांटेड इन्फॉर्मेशन है। तो ये कई बार इन्फॉर्मर्स जो आपके पास थे पहले, उसको इन्फॉर्मर्स का कोई लॉयल्टी नहीं होता, जिसको जहाँ से ज़्यादा पैसे मिलता है उधर वो आपका इन्फॉर्मेशन जिस मर्जी से भी कर सकते हैं। आर्मी का सिस्टम काफ़ी क्रेडिबल है, जहाँ पे वेरीफाई करता है, ये नहीं कि ना एक कंपनी लेवल का नहीं है, कोर लेवल में स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल किया गया था, तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी क्रेडिबल। मुझे ये लगता है कि ये प्लान किया गया इन्फॉर्मेशन था, ताकि ये जो कोन्याक ट्राइब है, इस गांव के जो है लोग जो हमेशा आर्म फोर्सेस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रहे हैं एनएससीएन के खिलाफ, इनके खिलाफ ये जो डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए एक क्रेडिबल सोर्स को शायद खरीदा गया होगा उसको, या उसको कोई धमकी दिया होगा, उससे प्लान किया गया इन्फॉर्मेशन है, जिसके कारण ये ऑपरेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। नहीं तो काफ़ी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन था कि एनएससीएन के कार्डर मूव कर रहे हैं, ये सब था। और स्पेशल फोर्सेस का इस्तेमाल नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में नहीं होता है, मगर तभी होता है जब बहुत ही क्रेडिबल एंड डिटर्मिन्ड ऑपरेशन है, जो जिसमें उस लेवल का ट्रेनिंग और उस स्तर का कैलिबर के लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। सरकार भी मान रही है, सेना भी मान रही है। जो लोग गोली का शिकार हुए वो न उग्रवादी थे, न उनके पास हथियार थे। उन लोगों के पास तो एयर गन थी, जो नागालैंड में आमतौर पर ज्यादातर लोग शिकार के लिए अपने साथ रखते हैं। मजदूरों को सेना ने उग्रवादी समझ लिया, उनकी एयर गन को सेना के जवानों ने ऑटोमेटिक राइफल समझ लिया। चूंकि पहले से ही खुफिया जानकारी दी गई थी और जानकारी क्रेडिबल सोर्सेस से आई थी, कहा गया था कि एनएससीएन के गुट के उग्रवादी इस रास्ते से गुजरने वाले हैं, इसलिए जवानों ने दोबारा कॉन्फर्मेशन करने की जरूरत नहीं समझी, इसलिए इतनी बड़ी गलती हुई। और जैसा कि एक्सपर्ट बता रहे थे कि खबरी किसी के सगे नहीं होते, साजिश नागालैंड के लोगों और सेना के बीच रिफ्ट पैदा करने के लिए की गई, दरार पैदा करने के लिए की गई, इसीलिए जानबूझकर गलत जानकारी दी गई। लेकिन सेना की गलती तो थी, और गलती यह कि वो इस चाल में फंस गए, गलत जानकारी पर यकीन कर लिया। लेकिन मौका हो सकता है कि यह बात सही हो कि सेना को साजिश के तहत जानबूझकर गलत खबर दी गई और सेना ने उस पर यकीन करने की गलती की। लेकिन ये 14 निर्दोष लोगों की मौत का एक्सक्यूज नहीं हो सकता। सेना का हम सब सम्मान करते हैं, जवानों की बहादुरी के जज्बे को पूरा देश सलाम करता है, लेकिन हमारे जवान निर्दोष लोगों पर, सिविलियंस पर फायरिंग कर दें, आम लोगों को मौत के घाट उतार दें, इसे किसी कीमत पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता और ना ही इसको सपोर्ट किया जा सकता है। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में एक गलत एनकाउंटर के केस में आर्मी के अफसर का कोर्ट मार्शल हुआ। इसी तरह इस केस में भी जिसकी गलती हो उसे आइडेंटिफाई करके कोर्ट मार्शल करके उसके खिलाफ एक्शन तो होना ही चाहिए और नरसंहार का केस चलना चाहिए। दुख की बात यह है कि हमारे देश में इस मामले में भी सियासत हो रही है। नागालैंड की सरकार ने इस घटना में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। केंद्र सरकार ने भी हर परिवार को 11 लाख रुपए देने का ऐलान किया। जांच के बाद जिन अफसरों और जवानों को दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ एक्शन भी होगा। लेकिन विरोधी दलों का कहना है कि इस सबसे कुछ नहीं होगा। सरकार को एफ्स्पा कानून खत्म करना चाहिए, क्योंकि यह कानून नॉर्थ ईस्ट में लोगों के शोषण का हथियार बन गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस को किसने इंफॉर्मेशन दी? क्या उनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? उन लोगों को जिन्होंने उन 17 लेबरर्स की हत्या कर दी, कोई ताल्लुक नहीं है उनका सेपरेटिस्ट ग्रुप से। और फिर तीसरा ये कि यही सरकार मुख्तलिफ सिक्योरिटी ग्रुप से बात कर रही थी। आपने यहां तक कह दिया कि शेयर्ड सॉवरनिटी, क्या निकल रहा है? होम मिनिस्टर जवाब दें इसका, क्या शेयर्ड सॉवरनिटी था ये? और मणिपुर में नवंबर में 7 सिक्योरिटी पर्सनल को मारे गए, बाद में पलटा के आपने वो कर दिया।
तो ये तो गलत हो रहा है ना। जब तक आसपा रहेगा नॉर्थ ईस्ट में अमन कायम नहीं हो सकता। नॉर्थ ईस्ट जल रहा है आज, नॉर्थ ईस्ट में क्या अमन है वहां पर। जिस वक्त अमित शाह लोकसभा में बयान दे रहे थे, सदन में कांग्रेस भी थी, शिवसेना भी थी, एनसीपी भी थी, लेकिन होम मिनिस्टर के बयान के बाद तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर बाकी सभी विपक्षी पार्टियों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस का कहना था कि सरकार इधर उधर की बातें करती है, लेकिन हकीकत यह है कि नॉर्थ ईस्ट में हालात खराब हैं और जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसका फायदा चीन उठा सकता है। हमारी एक ही मांग था कि इन सारे मृतकों को, परिवारों को आर्थिक मुआवजा की ऐलान किया जाए सदन के अंदर से। आप दुख जताते हैं, हो गया दुख जताना, लेकिन आज नॉर्थ ईस्ट से लेकर कश्मीर तक जिस तरीके से बेगुनाह लोगों को मौत हो रही है, ये बड़ा चिंताजनक है। और इसमें सबसे ज्यादा खुश होंगे हमारे पड़ोसी चाइना। अगले तारीख में अगर इस तरीके की घटना की हम रोक नहीं सके तो चाइना इसमें मदद करने के लिए आगे निकलेंगे। वह हमारा कॉलोनियल भी, हमारा आर्मी कॉलोनियल, वो भी शहादत हुई है मणिपुर में। नागालैंड में इस तरह की घटना घट रही है, मतलब खलबली मच गई है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, यह कहने का उन्हें पूरा हक है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि इस मुद्दे पर, इस गंभीर सवाल पर विरोधी दलों के बीच में सियासी फायदा उठाने का कंपटीशन कैसे हुआ। कांग्रेस और तृणमूल के बीच यह कंपटीशन साफ दिखाई दिया। कांग्रेस ने वॉकआउट किया, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के सांसद सदन में बैठे रहे, लेकिन ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के 5 मेंबर वाले डेलीगेशन को सुबह ही नागालैंड जाने के निर्देश दे दिए थे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह का इस राज्य में, बीजेपी का राज्य में सब चीज का वैल्यू बढ़ रहा है, सिर्फ आदमी का जिंदगी का वैल्यू छोड़ के। और नरेंद्र मोदी जी अपने लिए एसपीजी प्रोटेक्शन ग्रुप लेके घूम रहा है और पूरा देश का सिक्योरिटी किस जगह में पहुंच गया, ये भी और एक बार सबूत हो गया। आप लोगों को याद होगा 2019 का 14 फरवरी जम्मू श्रीनगर रोड में एक बम का गाड़ी आके मार दिया, हमारा 40 जवान का मौत हो गया। आप लोगों को याद है 13 नवंबर को मणिपुर में असम राइफल 46 का जवानों को मार दिया गया। इन लोगों के पास कुछ खबर नहीं है। और कल जहां पर नागालैंड में डेली वेजर्स जो कोल माइन में काम करता है, वो लोग काम करके लौट रहा था, उन लोगों को खत्म कर दिया गोली मार के। सिर्फ यही नहीं, गाँववासी जब उनका डेड बॉडी लाने गया, उन लोगों को भी मार दिया गया। इससे ज्यादा दुख की बात कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन कांग्रेस ने क्या दावा किया? कांग्रेस ने दावा किया कि नागालैंड में सेना की फायरिंग में मारे गए गांव वालों के अंतिम संस्कार में कांग्रेस के नेता तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से पहले पहुंच गए थे। राहुल गांधी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर 4 फोटो अपलोड की, साथ ही कांग्रेस के नेताओं और ऑफिस बेरर्स के नाम लिखे जो अंतिम संस्कार में गए। राहुल ने लिखा कि सिर्फ कांग्रेस के लोग ही मौके पर पहुंचे। राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा कि अपनी जमीन पर न तो लोग सुरक्षित हैं, न ही सिक्योरिटी पर्सनल, होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है। जरा सोचिए हमारे राजनेताओं का लेवल क्या होता जा रहा है। एक पिता अपनी जवान बेटी की शहादत पर उसके पार्थिव शरीर के पास खड़े होकर कह रहा था कि दूसरे बेटे को भी देश की खातिर सेना में भेज दूंगा। और हमारे यहाँ के नेता इस बात पर कंपीट कर रहे हैं कि बेगुनाह लोगों की लाश पर सियासत करने पहले कौन पहुंचा। ममता बनर्जी अपनी पार्टी का डेलीगेशन नागालैंड भेजें, इसमें कोई बुराई नहीं है। राहुल गांधी अपनी पार्टी के नेताओं को लोगों का दुख बांटने के लिए वहां भेजें, इस पर भी किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब खुद को मेन ऑपोजिशन पार्टी का सबसे बड़ा लीडर कहने वाला नेता, खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताने वाला नेता अगर कब्र के पास खड़े नेताओं की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट करे और ये लिखे कि उनकी पार्टी के लोग तृणमूल पार्टी के नेताओं से पहले पहुंचे, तो ये देखकर दुख होता है। इस तरह की राजनीति क्यों हो रही है, इसको समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आजकल ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला तो जोर से चल रहा है, टकराव है। दोनों बताना चाहते हैं कि असली विरोधी दल कौन है। दोनों दावा करते हैं कि मोदी के बड़े विरोधी वो हैं।
ममता बनर्जी अब तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश कर रही हैं। हर उस बात का विरोध करती हैं जो कांग्रेस ने की है। कांग्रेस ने नागालैंड के इशू पर लोकसभा से वॉकआउट किया, तृणमूल कांग्रेस ने नहीं किया। राज्यसभा में 12 एमपीज के सस्पेंशन के खिलाफ कांग्रेस विरोधी दलों के साथ गांधी मूर्ति पर धरना दे रही है। तृणमूल कांग्रेस इसमें शामिल नहीं है। लेकिन आज ममता की कोशिशों को झटका लगा। विरोधी दलों को एक करने की उनकी मुहिम में शिवसेना ने सेंध लगा दी। शिवसेना ने ममता का साथ छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। अब शिवसेना फॉर्मली यूपीए में शामिल होने की तैयारी कर रही है। ममता बनर्जी ने मुंबई में शरद पवार से मिलने के बाद कहा था कि अब यूपीए कुछ नहीं है, यूपीए खत्म हो गया। लेकिन शिवसेना अब यूपीए का हिस्सा बनेगी। ममता बनर्जी शरद पवार से पहले संजय राउत और आदित्य ठाकरे से मिली थी, लेकिन अब संजय राउत राहुल गांधी से मिलेंगे। और मजे की बात यह है कि आज शिवसेना के एमपी और तृणमूल कांग्रेस के एमपीज के साथ गांधी मूर्ति के सामने बैठकर विरोध कर रहे थे। प्रियंका चतुर्वेदी और डोला सेन गाना गा रही थी, हम ये दोस्ती नहीं छोड़ेंगे। और उनके पास खड़े होकर संजय राउत कह रहे थे कि असली विपक्ष तो कांग्रेस ही है, कांग्रेस के बिना कोई देशव्यापी मोर्चा नहीं बन सकता। पार्टी की लाइन है, आघाड़ी में जाओ पार्टी की लाइन है, आघाड़ी में जाओ। कांग्रेस अगर कोई तोड़ रहा है तो उसे अच्छा है कि बीजेपी तोड़ने की कोशिश करो ना। दुर्बल जो हो गए हैं उसको मत तोड़ो, उनको ताकत दी। और जो ऑलरेडी यहाँ शक्तिमान बन गए, देश की पूरी ताकत सत्ता अपने बदले में दी, अब उनको कमजोर करो। आप उनको कमजोर करने की कोशिश करो, कांग्रेस को या और किसी पार्टी को करने से हमारी ताकत कम है। मैं कल राहुल जी से फिर मैं परसों प्रियंका जी से। असल में इस पूरे मामले में तृणमूल कांग्रेस का कोई खास रोल नहीं है। आजकल महाराष्ट्र की राजनीति ऐसी है कि शिवसेना एनसीपी पर भरोसा नहीं करती, इसलिए वो कांग्रेस का सहारा ढूंढ रही है। और एनसीपी ना कांग्रेस पर भरोसा करती ना शिवसेना पर, इसलिए वो अपने दम पर चलती है। महाराष्ट्र में कांग्रेस को ना एनसीपी पर भरोसा है और ना अपने आप पर। शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, एनसीपी ने बीजेपी के साथ मिलकर एक रात की सरकार बनाई थी। इसलिए पूरी सियासत में सब एक दूसरे पर शक करते हैं, कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। लेकिन कुर्सी गजब की चीज है, लाख मतभेद हो सबको फेविकोल की तरह जोड़ कर रखती है। ममता बनर्जी ने बंगाल से कांग्रेस को खत्म कर दिया। देश के दूसरे राज्यों से भी कांग्रेस को उखाड़ना चाहती हैं। आज यही बात पंजाब के बारे में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कही। कैप्टन ने कहा बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस का खात्मा करेंगे। अमरिंदर सिंह ने आज अपनी नई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस को फॉर्मली लॉन्च कर दिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2 नवंबर को कांग्रेस छोड़ दी थी। उन्होंने तभी कहा था कि वो पंजाब लोक कांग्रेस के नाम से अपनी पार्टी बनाएंगे और बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस को हराएंगे। इसीलिए आज कैप्टन ने क्लियर किया, उनके लिए यह इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ता है, जरूरी है कौन कितनी सीटों पर कांग्रेस को हरा सकता है। अमरिंदर सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर उनकी बीजेपी और सुखदेव ढींडसा से बात चल रही है, हालांकि अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है। पहले तो मीटिंग होगी, मिल तो नहीं होंगे, मैं तो मिला भी नहीं किसी को कभी। आई हैव टू सिट विद द प्रेसिडेंट, आई हैव टू सिट विद द पंजाब इंचार्जेस, फिर ये बातें तो तब होंगी। आई कांट से कि 9:30 आउणगे या 50 आउणगे या 100 आउणगे। मैं तुहानू ये दस सकदा कि मेरी रिक्वेस्ट होएगी टू बोथ पार्टीज, लेट अस पिक विनर्स। अगर ढींडसा साहब का विनर है मैं सपोर्ट करूंगा, बीजेपी भी करूंगी, आई एम श्योर। अगर बीजेपी का कैंडिडेट है सारे रल के करांगे, साडा कैंडिडेट होएगा आई एम श्योर उन्होंने रल के सारे रल करने, बिकॉज सारे का मुद्दा एक है।
अब पंजाब जितना एंड पंजाब ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। सीएम ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੜਾ ਰਹੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਦ ਕੰਬਾਈਨਡ, तीनों पार्टियां इकट्ठे होकर फैसला करेंगी, ऐ नहीं है कोई कर सकता। ढींसा साहब कह रहे हैं कि सिर्फ स्पेकुलेशन है, ही हैज नो ट्रैक। फिर पता नहीं फिर ढींसा साहब की कह रहे हैं। मैंने तो जो होम मिनिस्टर ने कल अनाउंस किया है, उन्होंने क्लियरली किया है कि साडी अंडरस्टैंडिंग हो रही है वेरी, एंड वी आर वेरी क्लोज टू एन अंडरस्टैंडिंग विद साडी पार्टी और ढींसा साहब की। कैप्टन अमरिंदर सिंह के दो लक्ष्य बिल्कुल साफ हैं। सबसे पहले तो नवजोत सिंह सिद्धू को ठिकाने लगाना चाहते हैं और फिर पंजाब में कांग्रेस को हराना चाहते हैं। ऐसा राजनीतिक दुश्मन काफी खतरनाक होता है जिसके पास खोने के लिए कुछ ना हो। इसलिए अमरिंदर सिंह पंजाब में कांग्रेस के लिए बड़ा खतरा है। कांग्रेस के जिन नेताओं को टिकट नहीं मिलेगी वो कैप्टन के कैंप में चले जाएंगे, जिस वर्कर को इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी वो कैप्टन के पास चला जाएगा। और ऐसे नेताओं की, ऐसे वर्कर्स की कमी नहीं है। कैप्टन की अपनी पार्टी जीते या हारे, वो कांग्रेस को नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। कांग्रेस हाईकमान को पहले से कैप्टन की ताकत को जानता है, लेकिन अब सिद्धू को भी समझ आ रहा है कि कैप्टन से पंगा महंगा पड़ सकता है। इसलिए आज सिद्धू बदले नजर आए। अब तक नवजोत सिंह सिद्धू चीफ मिनिस्टर चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, रोज चन्नी को चैलेंज कर रहे थे। लेकिन आज सिद्धू ने चन्नी के साथ बैठकर मीडिया से बात की और कहा कि वो पार्टी के प्रधान हैं, चन्नी सरकार के प्रधान हैं, यानी दो जिस्म और एक जान है। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਸ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਦੋ ਸ਼ਰੀਰ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਰੂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ कि इकट्ठे ही असली लड़ाई जितनी है। कुछ दिन पहले तक सिद्धू अपनी इस रूह को झूठे वादे करने वाला चीफ मिनिस्टर बता रहे थे। आज जब सिद्धू दो जिस्म और एक रूह वाली बात कह रहे थे तो चन्नी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उन्होंने सिद्धू की कोई बात काटी नहीं। सिद्धू ने कहा कि पाकिस्तान के साथ व्यापार खुलना चाहिए, तो चन्नी ने कहा बिल्कुल खुलना चाहिए। अमृतसर में व्यापारियों के लिए एक प्रोग्राम में सिद्धू ने कहा जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपियन देशों ने सरहदों की दीवारें गिरा दी, उसी तरह भारत और पाकिस्तान को भी व्यापार के लिए बॉर्डर को खोल देना चाहिए। इससे दोनों देशों के लोगों का भला होगा। सिद्धू ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा फायदा पंजाब को होगा। सिद्धू ने 2 दिन पहले भी पाकिस्तान के साथ ट्रेड शुरू करने की डिमांड की थी। उनका दावा है कि पाकिस्तान से ट्रेड शुरू हुआ, व्यापार शुरू हुआ तो दोनों देशों के लाखों लोगों की किस्मत खुल जाएगी। किसानों को उनकी फसलों के डबल दाम मिलने लगेंगे। तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहना और दावे ना कहना कि ਤੁਸੀਂ कणक चुको, ਜਿਹੜੀ कणक 300 ਤੋਂ 1700 ਹੋਈ 25 ਸਾਲਾਂ ਚ 30 ਸਾਲਾਂ ਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कहना कि ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 1700 ਦੀ ਕਣਕ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ ਤੇ 3000 ਨੂੰ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 3200 ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹ 7000 ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ 25 ਕਦੇ ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 34 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 22 ਰੁਪਏ ਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਕੈਟਾਗੋਰੀਕਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 22 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿੰਜਰ, ਅਦਰਕ 150 ਰੁਪਏ ਦਾ सीमेंट। ये मतलब इस तो बड़ा शॉर्टकट की है। चरणजीत सिंह चन्नी ने भी सिद्धू का समर्थन किया, कहा वो पाकिस्तान के साथ व्यापार शुरू करने के लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखेंगे। मैं आज इस स्टेज तो केंद्र सरकार तो मंग कर रहा पंजाब सरकार वालों कि साडा पाकिस्तान दे नाल व्यापार खोलिया जाए। चिट्ठी भी लिखांगा, एक कल या परसों ही भेज देवांगे। टाइम भी मंगांगा। मैं पिछली बार जदों होम मिनिस्टर नूं मिलिया उन्होंने कहा भी सी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਵਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸੜਕ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਇੱਥੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ केंद्र सरकार तो मांग करांगे। सिद्धू ने आज जो कहा वो मैंने आपको सुनवाया। अब मैं आपको सिद्धू का 15 दिन पुराना बयान सुनवाता हूं। सिद्धू 20 नवंबर को करतारपुर साहब गए थे। तब उन्होंने पाकिस्तान की सरजमी पर खड़े होकर वही बात कही जो आज उन्होंने
अमृतसर में कही। जे आज हिंदुस्तान दी कणक जे 25 सालां दे विच 300 तो 1700 होई ते अज वो कणक इत्थे पाकिस्तान के 34 देशों के दरवाजे के उत्ते रखो तो 1700 की इत्थे 3000 नूं विकदी है। एक दिन च जिहड़ी 30 साल च होई इत्थे एक दिन च हुंदी है ते 3200 की जीरी 3200 की जिहड़ी बासमती है इत्थे 7000 नूं विकदी है। 7000 नूं 5 रुपये का मटर इत्थे कदे 25 टुटिया नहीं। 3 रुपये का टमाटर इत्थे 50 ते इदू वड्डी केड़ी मार्केट है भाई? इदू वड्डी केड़ी मार्केट है? इदू वड्डा केड़ा साडा समृद्धि का द्वार है। 34 देशों नूं खुला सिल्कन रूट ते भाई साडा समान 2100 किलोमीटर मुंद्रा पोर्ट ते क्यों जावे? 20 किलोमीटर अमृतसरों लाहौर क्यों ना आवे? अब ये तो सब जानते हैं कि सिद्धू का डायलॉग एक ही होता है और उसे अलग अलग लोगों पर अलग अलग जगहों पर चिपका देते हैं। सबने देखा कि एक जमाने में जो डायलॉग वो नरेंद्र मोदी के लिए बोलते थे, बाद में वही कई डायलॉग वो सोनिया गांधी के लिए बोलने लगे। जो बात अमृतसर के व्यापारियों से कह रहे हैं वही बात वो पाकिस्तान के व्यापारियों से कह रहे हैं। लेकिन सिद्धू जब जब पाकिस्तान की हिमायत करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान को लेकर हमारे देश की जनता का सेंटिमेंट क्या है। वो ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान अपनी सरजमी पर आतंकवादियों को पालता है, ट्रेन करता है और खून खराबा करने के लिए भारत में भेजता है। सिद्धू भूल जाते हैं कि पाकिस्तान से आतंकवादियों ने कितने बेकसूर लोगों का खून बहाया है। सिद्धू को यह बात नहीं भूलनी चाहिए। वो जितनी बार इमरान खान की वकालत करेंगे उतनी बार अमरिंदर सिंह याद दिलाएंगे कि पंजाब बॉर्डर स्टेट है और ऐसी हरकतें देश की सुरक्षा से समझौता हैं और अल्टीमेटली चुनाव में इसका नुकसान कांग्रेस को होगा। पंजाब के साथ साथ यूपी में भी इलेक्शन की हवा चल रही है। पंजाब में तो सिर्फ बयानबाजी का दौर है, लेकिन यूपी में रैलियों का दौर बड़े जोरों पर है। योगी आदित्यनाथ जमकर पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं। योगी आज अखिलेश यादव के पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी आजमगढ़ में थे। योगी ने आजमगढ़ में 2 पब्लिक मीटिंग की। योगी ने चुनाव से पहले आजमगढ़ को 32 प्रोजेक्ट्स की सौगात दी। योगी ने कहा कि अखिलेश यादव के जमाने में आजमगढ़ इतना बदनाम हो गया था कि दूसरे शहरों में आजमगढ़ के लोगों को होटल में कमरा नहीं मिलता था। आजमगढ़ में उस जमाने में अपराध इतना बढ़ गया था कि गुंडे माफिया कब किसके मकान, किसकी दुकान पर कब्जा कर ले कोई नहीं जानता। फिर योगी ने कहा कि लेकिन अब गुंडे और माफिया गायब हो गए हैं। अखिलेश के जमाने में गुंडागर्दी से जो संपत्ति इकट्ठी की थी वो संपत्ति अब सरकार ने जब्त कर ली है। ये जो माफिया पहले मऊ के अंदर दंगा कराते थे, आजमगढ़ को बदनाम करते थे, सार्वजनिक संपत्ति पर कहीं भी कब्जा कर लेते थे। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी की सरकार में आतंक का गढ़ बन गया था। यहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हो गया था। वे देश के अंदर कहीं जाते थे, धर्मशाला में कमरा नहीं मिलता था, होटल में पैसा देने के बावजूद भी कोई कमरा नहीं मिल पाता था। आजमगढ़ को इस आतंक के कलंक से मुक्त करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय तो अराजकता ही उसका पर्याय हो गया था। देश के अंदर एक नारा चल पड़ा था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा। लेकिन इस गुंडागिर्दी की कमर तोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया है तो हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 2017 के बाद आने के बाद किया। पेशेवर अपराधी और माफिया जब निकलते थे, गरीबों और व्यापारियों के मन में एक भय पैदा होता था कि न जाने किसके मकान पर कब्जा कर लें, किसके प्रतिष्ठान पर कब्जा कर लें। उस समय इन्होंने जो कुछ संपत्ति अर्जित की थी, उस संपत्ति को
वापस लेने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। 1900 करोड़ रुपए की संपत्ति हमने जब्त कर ली है। योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव के इलाके में थे, इसलिए ज्यादातर वक्त योगी के निशाने पर अखिलेश रहे। योगी ने अखिलेश पर कोरोना काल में आजमगढ़ को लावारिस छोड़ने का आरोप लगाया। योगी ने कहा कि अखिलेश ने आजमगढ़ को आतंकगढ़ बनाया था। बीजेपी की सरकार में आजमगढ़ को आर्यनगढ़ की पहचान मिली। कोरोना कालखंड में आजमगढ़ के लोगों को लावारिस छोड़ दिया। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी पूरे देश में जनता की हालचाल ले रहे थे। मैं उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जा रहा था। आजमगढ़ में भी 3 बार मैं कोरोना के दौरान आया था देखभाल करने के लिए कि यहां मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उपचार की व्यवस्था है या नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक हालचाल ले रहे थे, पदाधिकारी सेवा के कार्य से जुटे हुए थे। लेकिन आजमगढ़ के सांसद नदारद थे, वे गायब थे, उनका कहीं पता ही नहीं था। एक बार तो मैंने पूछा, भाई सभी सांसदों का हालचाल लिया जा रहा, वो है कहां? तो पता लगा कि इंग्लैंड गए हैं। दूसरी बार मालूम क्या कहां है, तो पता लगा ऑस्ट्रेलिया गए हैं। आजमगढ़ के लोगों ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जाने के लिए तो उन्हें नहीं चुना था। योगी ने आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव की बात की। सुहेलदेव यूनिवर्सिटी की स्थापना का ऐलान किया। इसकी वजह ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी का अलायंस है। अखिलेश यादव इस बार छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर के अलावा समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के साथ भी अलायंस करेगी। कल अखिलेश यादव मेरठ में एक बड़ी पब्लिक मीटिंग करेंगे और मंच पर राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी होंगे। आज जयंत चौधरी ने कहा कि दोनों पार्टियों का सम्मानजनक अलायंस हो गया है, सीटों का फैसला बाद में होगा। विभाजित होकर इस लड़ाई में हम जीत नहीं पाएंगे, तो एक ही तरीके से, एक ही मन दिल से और संगठन में एका बना के एक उद्देश्य के साथ अगर हम लोग मिलकर काम कर पाएंगे, तभी वोट तब्दील होंगे, तभी हमें सफलता मिलेगी। और इस बात का एहसास हमें भी है और उनको भी है। सीट का मसला महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि गठबंधन में जब आप बातचीत करेंगे, आप भी चाहेंगे कि आपका दायरा बढ़े, आपके कार्यकर्ता जो चुनाव लड़ने लायक हैं उनकी भी अभिलाषाएं होती हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए, मंच मिलना चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ, लोकदल के जो लोग जुड़े हुए हैं, सम्मानजनक गठबंधन हो चुका है और आगे भी सम्मान आपका रहेगा। अभी तक तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में चौतरफा कॉन्टेस्ट होगा। अखिलेश जो कर रहे हैं उस पर बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ बीएसपी भी पूरी नजर रखे हुए है। आज मायावती ने मीडिया से बात की और कहा कि समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार में गुंडों का राज था। अभी न चुनाव हुआ है और न समाजवादी पार्टी जीती है, लेकिन गुंडागर्दी शुरू हो गई है। मायावती ने कहा कि जो छोटी पार्टियां सामाजिक न्याय के नाम पर समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं, असल में वही पार्टियां दबे कुचले वर्ग की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये गठबंधन करने वाले लोग जो विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं, तो अभी तो विजय मिली भी नहीं है इनको। जनता को ये मालूम है कि सपा के शासनकाल में तो गुंडागर्दी, माफियागर्दी चरम सीमा पर थी और बीएसपी के शासनकाल में हर मामले में, हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज चलता था। चाहे आज भारतीय जनता पार्टी कहे कि हम कानून द्वारा कानून का राज कायम करके चल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जमीनी हकीकत में कोई दिन ऐसा नहीं जाता। यूपी में 75 जिले हैं, जिस दिन खास तौर से जो दबे कुचले लोग हैं, वीकर सेक्शन के लोग हैं, उनके ऊपर जुर्म जाति किसी न किसी रूप में जरूर होती है। मायावती दलित वोटों के भरोसे हैं हमेशा की तरह। अखिलेश यादव मुसलमानों और छोटी जातियों को एकजुट करके समीकरण बना रहे हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर उनकी वीकनेस है और इसीलिए योगी आदित्यनाथ, उनका पूरा फोकस गुंडों और माफियाओं की सफाई पर, अपराधियों की संपत्ति जब्त करने पर है और इसके बारे में लोगों को खुलकर बताते हैं। इसका जवाब अखिलेश यादव के पास नहीं है और इसका फायदा योगी को जरूर मिलेगा।
आज संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ कर दिया कि दिल्ली के बॉर्डर पर चल रहा आंदोलन खत्म नहीं होगा। आज सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों के नेताओं की एक और मीटिंग हुई। मीटिंग में तय हुआ कि किसान संगठनों ने सरकार से बात करने के लिए 5 मेंबर्स की कमेटी तो बना दी, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से बातचीत का कोई ऑफर नहीं आया। इसलिए अब किसान संगठन आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। कल संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग में इसका औपचारिक फैसला किया जाएगा। केंद्र सरकार ने अभी तक और स्टेट सरकार ने भी किसी ने अभी तक इस कमेटी को नहीं बुलाया है और अभी तक कोई बात नहीं की है। इसमें कुल मिला के फैसला ये किया गया है कि हमारा जो आंदोलन है वो जैसे पहले था वो जारी है और कल की मीटिंग में जो कल की एसकेएम की मीटिंग है उसमें अगले कार्यक्रम का हमारा निर्णय ले लिया जाएगा। आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कल की मीटिंग में जो है वो फैसला सभी की सहमति से ले लिया जाएगा। सरकार को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि इस आंदोलन खत्म हुआ। अगर ये मामले नहीं छूटे तो इस आंदोलन जारी रहेगा और ज्यादा तेज किया जाएगा। कई दिन से सिंघू बॉर्डर पर और टीकरी बॉर्डर पर तंबू उखाड़े जा रहे हैं। इसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। पंजाब और हरियाणा के बहुत से किसान वापस चले गए हैं। उनके नेता आंदोलन को खत्म करने के पक्ष में हैं, लेकिन इसी संयुक्त किसान मोर्चे में कई ऐसे नेता हैं जो पॉलिटिकली अलाइंड हैं। वो नहीं चाहते कि आंदोलन खत्म हो और इस टकराव का असर इस किसान मोर्चे पर दिखाई दे रहा है। आज की एक और बड़ी खबर यह है कि रूस ने आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के स्टैंड का पूरी तरह समर्थन किया है। इसके अलावा दोनों देशों ने तय किया कि अफगानिस्तान पर मिलकर काम करेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज एक दिन के दौरे पर भारत आए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बात की। पुतिन ने कहा कि रूस भारत को एक बड़ी ताकत मानता है। दोनों देशों की दोस्ती काफी इंपॉर्टेंट है, पुरानी है। दोनों नेताओं ने माना कि रूस और भारत के बीच व्यापार को और बढ़ाने की जरूरत है। भारत रूस बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। आज भारत ने रूस से 6 लाख से ज्यादा AK-203 राइफल खरीदने का समझौता किया। भारत और रूस के बीच हर साल इसी तरह का शिखर सम्मेलन होता है। एक साल भारत के प्रधानमंत्री रूस जाते हैं तो अगले साल रूस के राष्ट्रपति भारत आते हैं। कोविड-19 की वजह से पिछले साल ये शिखर वार्ता नहीं हो सकी थी। पुतिन के साथ बात करते हुए मोदी ने कहा कि भारत ने 2025 तक रूस के साथ $30 बिलियन के व्यापार का लक्ष्य रखा है। मोदी ने कहा यह साल रूस और भारत की दोस्ती के लिए बहुत खास है, क्योंकि इस साल दोनों देशों के बीच पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी के 50 साल पूरे हो रहे हैं। आज ही दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच भी लंबी बात हुई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।